ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई बुलियन अलजेब्रा क्या है। तो जो सबसे पहले चीज डिस्कस होती है वो है कि आपके पास जो है बुलियन अलजेब्रा में बेसिक चीज क्या है, उसको हम गो थ्रू करते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, कि एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास क्योंकि बुलियन रूल्स हैं या बुलियन अलजेब्रा है, तो विच मीन्स यू हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर द वैल्यूज इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो तीसरा कोई ऑप्शन इसमें होता नहीं है। जैसे लेट सपोज इफ यू वांट टू स्विच ऑन अ बटन of a bulb or a fan, so there may be only two possibilities, either it's on or off। ठीक है बेटा, इसी तरह जीरो और वन और ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस होती हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो बेटा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स डिलीट जो है वो को रिलेट करे ट्रू और फॉल्स से, जीरो और वन से, तो वो हमारे पास या ऑन एंड ऑफ से, ये आपके पास बुलियन अलजेब्रा कहलाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, अब बात की हमने कि वेरिएबल्स होता है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है। तो हम ये कहते हैं कि वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली एन अपर केस लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल क्वांटिटी। तो इन सर क्या था ये? ठीक है बेटा, तो वेरिएबल क्या है? हम कहते हैं कि वेरिएबल इज अ यूजुअली एन अपर केस लेटर, कि आपके पास अपर केस लेटर होता है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी लॉजिकल क्वांटिटी को। क्लियर है? अब वेरिएबल कैन हैव अ जीरो और वन वैल्यू। तो अब वेरिएबल जो है ना बेटा, उसकी वैल्यू जीरो और वन हो सकती है। ठीक, इट सेल्फ वो जीरो और वन नहीं है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आपके वेरिएबल की वो जीरो एंड वन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा ये व्हाइट बोर्ड है, तो वेरिएबल ये है एक्स वाई, बट इट इज नेसेसरी यू हैव टू रिप्रेजेंट देम इन अ कैपिटल लेटर और इन अपर केस। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके पास ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड चीज है बेटा वो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप वेरिएबल का इनवर्स ले लो तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप ये कहते हो कॉम्प्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द बार ओवर द वेरिएबल। जैसे मैंने अभी एक्स वाई जी बनाए थे, जैसे इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि योर वेरिएबल इज एक्स एंड इट्स कंपोनेंट इज एक्स बार। ठीक है, तो ये आपके पास कंपोनेंट होता है। इसी तरह लिटरल होता है। लिटरल भी वही बात है बेटा कि आपके पास लिटरल इज अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल एक्स एंड एक्स बार आर लिटरल्स। तो एक्स और एक्स बार एक दूसरे के क्या है बेटा, लिटरल है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि वन का लिटरल क्या है, तो आप कहते हो जीरो, जीरो का लिटरल क्या है, वन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दीज आर थ्री बेसिक क्वांटिटीज और थिंग्स व्हिच यू डिस्कस्ड इन बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, तो बुलियन अलजेब्रा में वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट और लिटरल्स होते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर सर है। ये सर जी बेटा नोमान। सर ये लिटरल लिटरल जो है ये वही चीज होती है ना, जैसे एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव बिल्कुल इनवर्स होता बिल्कुल बेटा, वही बात है है। कि इट सही में है। बी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसको इस तरह ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी आपने जो टर्म यूज की है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो दीज बोथ इम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वही लॉजिक्स हैं, बट यू हैव ओनली वेरिएबल वैल्यूज विद जीरो एंड वन। बस इतना याद रखना है आपने। अब क्या है, तो बुलियन अलजेब्रा में क्या है? सो इन तीन चीजों को देखने के बाद हम डिफाइन करते हैं। सो बुलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा which is defined on boolean variables. So now you can clearly see that boolean algebra is an algebra is the algebra which defined on boolean variables. ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि boolean variables क्या है either, but you have to remember that your boolean variable must be defined in a upper case. ठीक है, तो set क्या होता है आपको पता होगा बेटा, क्या होता है सेट की डेफिनेशन, क्या होती है मैथ्स में, क्या पढ़ेगी? कौन एक्सप्लेन करेगा?
कि सेट क्या होता है, जो आप लोगों ने ठीक है। तो क्या होती है बेटा सेट की डेफिनेशन, कोई भी एक्सप्लेन करे। और जी बिलाल। सर मैं बताऊं। हाँ मुबश्शिर आप बताएं। सर जैसे एक सेट है, मतलब अल्फाबेट्स का सेट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एक ही प्रॉपर्टीज हो उनकी। मतलब एक सेट होता है काउंटिंग का 1 2 3 4 5, उनकी एक ही प्रॉपर्टी। मतलब वो हो गया न्यूमेरिक सेट, हो गया जी अल्फाबेटिक सेट, हो गया। मतलब कोई भी चीज, मतलब वो जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, वो एक सेट कहलाता है। नंबर ऑफ सेट, मतलब जैसे हमारी सारे बीएस के स्टूडेंट्स हैं, जी हमारा जी। सेट है, मतलब सेमेस्टर 2 है। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे तुम मुझे बता रहे हो कि सेट ऐसे ऐसे होता है, सेट खुद क्या होता है, मैथ्स में डेफिनेशन पड़ी थी ना बेटा। सर मेरे ख्याल से सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम सर प्रॉपर्टीज। सीरीज ऑफ वेरिएबल। सीरीज ऑफ वेरिएबल। और कोई सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसी कलेक्शन होती है निदा, नादिया सॉरी। फॉर एग्जांपल इंटीजर सेट्स की कलेक्शन हो गई। कलेक्शन तो हो गई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कैसी कलेक्शन होती है। आपने एग्जांपल तो दे दी कि भाई इंटीजर्स का सेट, लेकिन इट सेल्फ जब आप डिफाइन करने लगते हो कि सेट ये होता है, सेट होता ही क्या है ओरिजिनली, जो जैसे आपने आधी डेफिनेशन तो बताई कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है। अब वो कलेक्शन ऑफ तो है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, लेकिन आप उसे पूरी तरह कैसे डिफाइन करते हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर कॉमन मसूद, प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। मसूद ने वो बात बता दी कि सर ये वाला वर्ड जो है ना, ये आप जोड़ दें तो आपकी सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग तो कह रहे हैं ना सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बट देयर इज एन अनदर वर्ड विच कंप्लीटली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सेट विच इज डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। जी मसूद हुरैरा, आपने आधी हेल्प तो कर दी, हमारी पूरी कर दें हम। सर एक जैसे। अरे डिस्टिंक्ट का मतलब नोमान एक जैसे हो सकता है। मतलब मैथ्स भी सही से नहीं पढ़ी है तुम लोगों ने मैट्रिक की, और फर्स्ट ईयर की तो पढ़ी नहीं होगी। अरे तुम लोग तो वो बच्चे हो जो पेपर दे के पास हुए थे, तो तुम लोगों का ये हाल क्यों है भाई। तुम लोग तो ऑनलाइन पास नहीं हुए थे ना, पेपर यस दे सर। के। हाँ तो पेपर दे के आए सर हो सब। बेसिकली सीन ये हुआ है, हमने एडमिशन काफी पुराना लिया हुआ है ना, तो काफी टाइम हो गया। अब जाके हम सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं, तो आप समझ रहे हैं क्या, हम अभी पास आउट हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। सर डिस्ट्रिक्ट में वाजे सर करना डिस्टिंक्ट क्या का होता मतलब है। ये होता है कि एक दूसरे से अलग होना। हाँ शोभिया आप क्या कह रही थी। सर वाजे करना, अलग अलग वाजे हाँ करना। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जुदा जुदा, डिफरेंट। बेसिकली बेटा जैसे आप नॉर्मली बात करते हो सेट ऑफ अ ग्लास, कितने एलिमेंट होते हैं उसमें। अगर ग्लास के सेट की बात करें तो कितने एलिमेंट होते हैं। अच्छे सर होते हैं। 6। 6 होते हैं, ऐसे ही है ना। अगर यस आपको सर। 7 ग्लास पसंद हो, तो क्या वो दुकान वाला अपना सेट खराब करके आपको देगा कभी। नो सर। नहीं सर। वो सर क्या वो कहेगा। आपने सुना होगा ना, कोई घर में ग्लास टूट जाता है तो मम्मी बोलती हैं घर सेट खराब हाँ कर पूरा दिया मेरे सेट फ्रेंड्स खराब का। कर दिया तुमने मेरा बदतमीज आदमी, ऐसे करके बोलती है ना। मतलब अलकाबात भी साथ यस सर। देती हैं, मतलब एजाजात से मैंने नवाजती है। बोलती है बेटा ये भी क्यों रखा है, ये भी तोड़ दो, सारे तोड़ हाँ दो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो सारे तोड़ देते हैं। फिर होता होता कुछ भी नहीं है बेटा, बस होता ही है कि वो फिर मेहमानों के आगे रखने के लायक नहीं होता। क्यों, क्योंकि 5 अलग ग्लास होंगे, अगर 6 मेहमान है तो छठा अलग। तो मतलब होना कुछ नहीं है, देखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मतलब 5 ग्लास थे, छठा एक और ग्लास आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो ट्रेडिशन है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दिस इज के ग्लास का सेट 6 का होता है। इसी तरह आप डजन ऑफ एग लेने जाएं तो कितने अंडे मिलते हैं, 12। 12। 12। तो क्या आपने कभी उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं तो मुझे 12 अंडे दो। नहीं ऐसा सर। कभी हुआ है नहीं, वो खुद ही अंडरस्टैंड करता है कि भाई ये जो बात कर रहा है इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जो चीजें मतलब ऑरेंजेस, अब मतलब अब डिफरेंस हो जाएगा यहाँ, तो आराम से पहले सुनना फिर बोलना। देखिए भाई जो लोग कराची में रहते हैं,
ठीक है, वो जब कीनू लेने जाते हैं तो वो दर्जन के हिसाब से लेते हैं। ये सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह जो लोग केपी के, पंजाब और बाकी जगह रहते हैं वो लोग किलो के हिसाब से लेते हैं। एम आई राइट? यस सर। ऐसा ही है। ठीक है, मतलब सरफराज जो है वो किलो बिल्कुल के सर, हिसाब ऐसे से, ही। किलो के हिसाब से कीनू लेता है। नौमान, बिलाल, ये लोग भी किलो के हिसाब से लेते हैं। हम लोग यहाँ दर्जन के हिसाब से लेते हैं। ऐसा ही होता है जब ये अपने मतलब नेटिव टाउन के अंदर होते हैं। यस सर। ऐसा ही है। यस सर। अदील, तुम इस्लामाबाद जाते हो, वहां भी किलो के हिसाब से मिलता है, वहां भी सर मैं दर्जन। लेकिन रहता कराची में हूँ। हाँ, रहते कराची हो, लेकिन वहां जब जाते हो मतलब जब हमारे यहाँ दर्जन का हिसाब होता है, किलो का हाँ हिसाब नहीं होता। नहीं होता। तो जब मैं पहली बार मतलब मुझे पता चला था ना, जब मतलब गए थे हम लोग, तो मैं बहुत हैरान हुआ, मतलब ये क्या, मतलब वहाँ किलो में और यहाँ दर्जन में, तो मतलब एक अलग सर सा फिर पता है। फिर तो 1 किलो में कम ही आते होंगे, 12 तो नहीं आते तो होंगे। हाँ, 1 किलो में 12 नहीं आते, तो वो वहाँ सस्ते होते हैं ना फिर, मतलब यहाँ तो 120, 180 और 200 के करीब मिलते हैं पर डजन। वहाँ जो है वो सर रेट्स का 40 रुपए, फर्क होता है 50। ना। हाँ, रेट का भी फर्क होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। किलो पे तो 3-4 कीनू चढ़ेंगे। तो अब नौमान कहीं जा रहा है तो अब नौमान 1 किलो कीनू तो नहीं लेके जाएगा किसी के लिए, एटलीस्ट 2-3 किलो लेगा कि मतलब 12-13 तो हो। ऐसे ही है ना नौमान? और अदील, अगर अदील यस सर, अगर 1 किलो में तो सिर्फ तीन 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 से चार तीन दाने ही से चढ़ते चार हैं। 3 से 4 जो है वो दाने दाने चढ़ता है, बिल्कुल। तो आप यहाँ 12 वाले हैं हम लोग, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो क्या हुआ बेटा, आप वहां जाके लेते हैं, मतलब यहाँ अगर कीनू ले तो आप उसको बस ये कहते हैं ना, 1 दर्जन कीनू दे दो। अच्छा, मजे की बात देखें, आपने एक चीज फोकस की, केले दर्जन लो तो भी 12, अंडे लो तो भी 12, ठीक है, कीनू लो तो भी 12। कहीं स्केल की डिफरेंस नहीं होगी। जिसको वो 1 दर्जन कहता है ना, 1 दर्जन का मतलब 12 ही है, कोई सा भी दर्जन ले रहे हो आप। ठीक है, लेकिन जब आप ग्लास के सेट की बात करते हो तो बदल जाती है चीजें। ठीक है, वो 6 का होता है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं बेटा। ठीक है, तो और ये जो नंबर्स है ना, ये डिस्टिंक्ट का वर्ड जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 है, मींस 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट होना, ये 12 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इज अ वर्ड एंड द अदर वर्ड इज डिस्टिंक्ट। जब तक आप वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलते ना बेटा, तो आपने आधी डेफिनेशन बताई होती है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि कोई और बताओ, कोई और बताओ। अब क्लियर हो गई डेफिनेशन? जी सर। ठीक यस है, सर। तो तुम लोग लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ चुके हो आई थिंक, उसमें नहीं पढ़े थे सेट्स तुम लोग? सर पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन समझा नहीं है, मसला सारा ये है। अरे अरे अरे, ये गलत बात है वो बच्चे। ठीक है, तो सेट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी, जो आप लोग डेफिनेशन बता रहे थे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है, एक चीज आपको बेटा बचपन से पता होगी कि एलिमेंट जो ऑफ सेट जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल से लिखे जाते हैं, जबकि जो सेट होता है वो कैपिटल से डिफाइन होता है। मतलब सेट का जो नाम होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, मतलब स्मॉल में लिखे जाते हैं। कभी आप सेट के एलिमेंट्स को कैपिटल नहीं देखोगे। ठीक है, ऐसा ही होता है, बचपन से अब तक ऐसा ही देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इफ एस इज अ सेट, मीन्स के सेट का नाम है एस, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए बी उसके एलिमेंट्स है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, कि ए बी एस का पार्ट है, बी भी एस का पार्ट है, सेट एस का पार्ट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई मसला किसी को? अब यू कैन, ओके बेटा, यू कैन डिफाइन डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ सेट। आप यूनियन आपको पता है कैसे अप्लाई होता है, इंटरसेक्शन आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, डिफरेंस आपको पता है, सब्ट्रैक्शन आपको पता है। ठीक है, यू कैन डिफाइन डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ अ सेट, जो आपने सेट पे पढ़े हुए थे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आप कोई अगर यूनियन लेते हैं तो वो किसी और सेट के बराबर होगा। मतलब ए और बी एक सेट है, आप उनका यूनियन लें तो कोई और सेट होगा जो उसको डिफाइन करवा रहा होगा। तो एन, अच्छा यहाँ वो बात कर रहे हैं जिस ऑपरेशन की, उसको समझते हैं इन बुलियन टर्म्स। एन ऑपरेशन स्टैटिक, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज वैलिड ऑपरेशन इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन आल्सो बिलोंग्स टू द सेट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म करे अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट पे, वो कब वैलिड होगा, जब वो रिटर्न होके वापस उसी एलिमेंट का पार्ट बन जाए। लेट्स सपोज a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू c इज वैलिड ऑपरेटर ऑन द सेट इफ a b c बिलोंग्स टू s। मतलब a b और c जो है वो s का पार्ट होने चाहिए। मतलब आपके पास 1,2 है, ठीक है, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। सही है,
तो उसका जो आंसर है वो सेट का पार्ट होना चाहिए, बस वो इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। मतलब आपने 1 2 4 इस तरह के एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि वैलिड तब होगा वो ऑपरेशन, ठीक है, जब वो एलिमेंट भी जो रिजल्ट आया है वो आपके सेट का पार्ट हो। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा में आपके पास जो बूलियन ऑपरेशंस हैं, बूलियन एडिशन परफॉर्म बाय और गेट, सम टर्म डिस्क्राइब बूलियन एडिशन, अभी देखते हैं क्या है ये, और बूलियन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय एंड गेट। मतलब आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका जो बूलियन ऑपरेशंस है बेटा, वो इस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट गेट्स की मदद से, ठीक है। अच्छा, ये सम टर्म डिस्क्राइब बूलियन एडिशन एसओपी कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। Sum of product. ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय एंड गेट आपका प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता है। क्योंकि देखें ना बेटा, अगर हम सम की बात करें, एसओपी जो हमारी चीज है, सम ऑफ प्रोडक्ट, उसमें अभी आपको एग्जांपल्स जब आएंगे मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब बूलियन एडिशन परफॉर्म्ड हो रही है और गेट से, तो यू आर डूइंग अ सम टर्म डिस्क्राइब्ड बाय बूलियन एडिशन, ठीक है। बट व्हेन यू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म बाय एंड गेट, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म डिस्क्राइब बाय बूलियन मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इतना याद रखना है कि जब और गेट यूज हो रहा है इसका मतलब है कि सम हो रहा है टर्म्स का, जब एंड गेट यूज हो रहा है इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो आपको मालूम है अच्छे से कि अभी, क्योंकि हमने 2 क्लासेस में और गेट और एंड गेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक जी कोई सर। मसला किसी को? अब हम देखते हैं बेटा कि बूलियन ऑपरेशंस, बूलियन एडिशन की बात कर रहा है। देखिए बेटा, आपके पास कुछ लिटरल्स यहाँ डिफाइन किए हैं। लिटरल्स मीन्स के a प्लस बी है, ठीक है, ए और बी इनवर्स हो गए, ए का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स प्लस सी हो गए। तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं, सम टर्म इज इक्वल टू 1 इफ एनी लिटरल इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो बेटा, एक चीज याद रखते हैं, अगर आप इसको 1 कह रहे हो तो जो लिटरल है वो 0 हो जाएगा, सही है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है, आपको पता है और गेट के अंदर, कि आपके सारे के सारे लिटरल्स जो हैं वो 0 हो जाए। मतलब और गेट की लॉजिक की बात करूं बेटा आप लोगों से, तो आपको पता है कि और गेट में 0 कब आता है, जब दोनों इनपुट 0 हो, उसके अलावा कभी 0 नहीं आता। ऐसा ही है बेटा। तो वो भी Yes, यही sir. बात समझा रहे हैं कि सम टर्म हमेशा 1 होगी कब, अगर कोई एक भी लिटरल 1 होता है। सम टर्म 0 होगी अगर सारे के सारे लिटरल, यहाँ देखिए बेटा वर्ड्स को पहचाने, here they use the term any, but here they use the term all, so you have to take care about this, ठीक है बेटा। अभी ये नीचे सॉल्व होंगे, आप देखना। इसी तरह प्रोडक्ट टर्म में क्या है कि if all the literals are 1, तो प्रोडक्ट टर्म 1 होगी, बट प्रोडक्ट टर्म इज 0 इफ एनी वन लिटरल इज 0। तो ये चीज भी याद रखनी है। इन दोनों को देखें, यहाँ एनी लिटरल 1 है तो आपका सम 1 है, यहाँ ऑल लिटरल्स का 1 होना जरूरी है, तो ही आपका प्रोडक्ट टर्म 1 होगा, वरना 0 होगा। क्लियर है ये चीज? दोनों लॉज समझ में आ गए बेटा या नहीं? अभी ये नीचे एग्जाम्पल आएंगे और क्लियर हो जाएंगे आपको। ये बातें समझ में आई हैं जो की हैं बेटा आपसे? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपके पास बेटा कुछ लॉज रूल्स और थ्योरम्स बताए हैं बूलियन अलजेब्रा के, ठीक है। जिस तरह आपने बेटा नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना लॉज, ये वही लॉज है। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ रखा है फॉर एडिशन एंड, अच्छा जो चीज एडिशन के लिए होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है नॉर्मली। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका एडिशन के लिए है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। एसोसिएटिव लॉ आपका एडिशन के लिए भी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका एडिशन का भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है। रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन थ्योरम, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे वैसे ही एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कम्यूटेटिव लॉ के लिए कितने वेरिएबल्स का होना जरूरी है? सर 2। और एसोसिएटिव के लिए? ये भी 2। ये भी 2। और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए? सर 1 होगा। 1। क्या कहते हैं आप लोग? सर बूलियन में तो ट्रू और सर फॉल होता है, कोई एक कंडीशन आती है। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर 3 वेरिएबल का होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप यूनियन और तकातो वगैरह के रूल्स लगा रहे हैं तो उसमें सर 3 वेरिएबल का होना जरूरी होता है, लेफ्ट ये साइड को राइट साइड ये की तुम इक्वल मुझे करने के लिए। कम्यूटेटिव बता रहे हो एसोसिएटिव बता रहे हो नमान? सर कम्यूटेटिव। अच्छा, तो देख लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 ये लॉज हैं, ठीक है।
कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, और क्या क्या है आपके पास? ठीक है, देखें बेटा, यहाँ आप बात करते हैं बेटा, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कंपटीशन से निकला होता है, तो यहाँ दो जरूरी होते हैं नौमान, इसलिए मैंने कहा कि आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। कंप्यूट का मतलब होता है लॉ फॉर एडिशन में आपके पास a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, आइदर यू रॉट 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, इट गिव्स यू अ सेम रिजल्ट। तो इसीलिए बेटा आप अगर इसको देखें तो a प्लस बी और b प्लस ए, डायग्राम देखें आप लोग, और गेट है क्योंकि आपने ए प्लस के हिसाब से किया था लॉ फॉर एडिशन, तो आपके पास दोनों कंडीशंस में प्लस नजर आ रहा है। लेकिन आप जब कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन करते हो बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू अ सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे भी आपके पास ये इसकी सर्किट डायग्राम भी आपको नजर आ रही है साथ साथ। अब हम जब बेटा एसोसिएट करने जाते हैं ना, एसोसिएट 3 चीजें होती हैं कम से कम भी, ठीक है, तो याद रखने थे जो पढ़े थे आप लोगों ने। ठीक है, तो एसोसिएट जब करवाया जाता है तो 3 वेरिएबल्स की नीड होती है हमेशा, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी कर लें, तो आपके पास एसोसिएशन में ये आपकी ये जो डायग्राम है, लेफ्ट पार्ट पे जो है आप इसको, और राइट पार्ट पे इसको देखें। तो मैंने जो चीज लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, तो मैंने बताया था ना कि आपको, कि आपने अपने टीचर से कहना है कि यू हैव टू काइंडली पुट अ ब्रैकेट देयर, तो वरना फिर क्या होगा कि आप किसी भी हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे सर्किट की। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन क्या कहता है कि दे से कि वी हैव 3 वेरिएबल्स और उनका सम इस तरह लें या इस तरह लें, मीन्स के पहले 2 को रोक के 3 प्लस 5 करो, या पहले 2 प्लस 3 को ऐड करो और फिर 5 करो, दैट विल गिव यू अ सेम रिजल्ट। ठीक है बेटा, 8 ही बनेगा, किसी भी हिसाब से आप इसको कर लो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा बेटा कि यू हैव टू नीड अ 3 वेरिएबल्स ए बी सी, एंड देन इट्स मल्टीप्लिकेशन विल डिपेंडेंट ऑन दिस, कि आप b मल्टीप्लाई बाय c पहले करें या a मल्टीप्लाई बाय b पहले करके और फिर c से मल्टीप्लाई करें, तो कोई इम्पैक्ट नहीं बढ़ना, मतलब डिफरेंट नहीं हो जाएंगी चीजें आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, ये तीनों लॉ समझ में आ गए आप लोगों को या नहीं? ठीक है सर। हाँ सर, सबको ऐसा है ना कि 3 2 का 6 है तो 2 3 का भी 6 ही होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, ये कम्यूटेटिव लॉ है आपका फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसकी एग्जाम्पल साथ, मतलब मैथ्स लिखने की जरूरत पड़ेगी बस, 2 प्लस 3 और इस तरह की चीजें, वरना तो कोई ऐसा जितना बड़ा इशू नहीं है। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये कहते हैं बेटा कि आपके पास दो, आपने जो ऊपर लॉस पढ़े हैं ना, दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, मीन्स का मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा होता है और एडिशन भी यूज हो रहा होता है। देखिए बेटा कैसे, कि आपने कहा कि a डॉट बी प्लस सी ये करें, या फिर a डॉट बी प्लस a डॉट सी करें, तो दोनों जो है बेटा आपको रिजल्ट क्या देते हैं? सेम रिजल्ट देते हैं। मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि 2 को अगर हम इसको, मैं इसको लिखना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, आपके पास क्या है? आपके पास है ये टर्म, ये 2 3 प्लस 5। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या है बेटा? वो ये कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके पास ये चीज, ये जो हमने लिखी है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब तो 2 वही 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हाँ, 5 से। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 को जब 2 से यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 16। ऐसे ही है। 16। यस जब सर। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो ये भी आपको क्या रिजल्ट दे देगा बेटा? 16। 16। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ऐसा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हो। क्लियर है बेटा? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अच्छा, यहाँ तक तो चीजें शुरू शुरू में तो आसान रहेंगी, आगे मुश्किल होनी है। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ रूल्स हैं बेटा जिनको आपने याद रखना है, और जिनकी मदद से आपका पूरा का पूरा बूलियन अलजेब्रा वर्क करता है। कैसे भाई? a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होता है, इसका मतलब ये है कि आप 1 प्लस जीरो करें, ठीक है, या 0 प्लस जीरो करें, तो उसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस इट्स सर। अप टू यू कि ए को आप 0 लेते हैं या ए को आप 1 लेते हैं।
तो रिजल्ट जो है वो 1 ही आएगा, मतलब ए आएगा जो आपने नंबर सेलेक्ट किया है। ये सबको समझ में आई है बात या नहीं? क्योंकि ये रूल्स जो है ना, ये 13 या 12 रूल्स जो हैं, इनका समझ में आना इतना जरूरी है जितना आपको मतलब समझ लेंगे इस कोर्स को पास करना जरूरी है आपके लिए। उसके लिए ये लॉज आने चाहिए आपको, क्योंकि जब जो है वो आप बूलियन एक्सप्रेशंस को पुट करेंगे तो वहां पे मसला होना शुरू हो जाएगा। जी बच्चों, ये जो पहला रूल बताया है a + 0 = a, ये क्लियर हुआ है सबको? यस सर। सर 1 + 0 तो 1 ही होगा। हाँ देखो बेटा, वो ये कह रहे हैं, इसको अगर मैं यहाँ समझे हम, उन्होंने जर्नल सी बात क्या की हमारे लिए, हमें ये कहा कि भाई आपके पास ना जो, कहाँ गया मेरा बोर्ड, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। जबरदस्त, मुझे नहीं दिख रहा। अब मसला ये आया है, रुको एक मिनट, इसका सर स्टॉप आसान, शेयरिंग करके दोबारा से शेयर कर लें आ जाएगा। हाँ यही करना पड़ेगा। देखें आपके पास क्या है, हमने बात की कि a + 0 = a, ठीक है। अब देखें, फॉर बाइनरी नंबर्स वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज कि आइदर a = 0 और आइदर a = 1। इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, या इसके नो अलावा सर। पॉसिबिलिटी हो सकती है बूलियन में सिर्फ? सर 0 1 पे काम होगा सब। बस तो आप a को, वो कह रहे हैं आप a को 1 लें तो भी आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा, क्योंकि आपने a को 1 लिया था। इसी तरह आप 0 ले लें a को, तो भी आंसर a वाली टर्म आएगी। ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ना बेटा, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है इस पे, ये समझाने की कोशिश की है असल में उन्होंने इस लॉ के अंदर, ये जो लॉ नंबर 1 है। मतलब कि एडिटिव एडिटिव इनवर्स का उन्होंने बताया है, हाँ बिल्कुल, वही जो आपको पहले जिक्र की। जी जी, ठीक है। सही। ये लॉ समझ में आ गया बेटा सबको, पहला पॉइंट जो हमने, ठीक है। फिर देन उन्होंने कहा कि आप a + 1 लें, जो दूसरा रूल है, वो कह रहे हैं कि a + 1 अगर लेते हैं आप, रूल नंबर 2, तो इसका आंसर 1 होगा। अभी हम क्या कह रहे थे, अभी हम कह रहे थे कि a + 0 लें तो आंसर a होगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि a + 1 लेंगे ना तो आंसर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही बात बेटा फिर से रिपीट होगी कि a 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन आप जितना आप पढ़ चुके हो अब तक और गेट को, तो आप a को 0 लें या 1 लें तो आंसर 1 ही आएगा किसी भी पॉसिबिलिटी के अंदर। ये बात क्लियर होती है सबको या नहीं? यहाँ किसी को कोई मसला है बेटा? नो सर। ठीक है, गुड। नो सर। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं तीसरा लॉ। तीसरा लॉ जो है या रूल जो है वो ये कहता है कि सर एक, बेसिकली हाँ, सर बेसिकली हमने उसके आंसर को देखना है, हम कुछ भी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल इसी तरह। ये बेटा ये यूज कहाँ होगा बेटा, जब हम बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे आपके पास टर्म्स ऐसी बन रही होंगी कि a.1 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं। अभी जब हम करेंगे तो और मजीद क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको ये रूल अच्छे से समझना है। अब ये जो रूल है बेटा वो सर ये जैसे प्लस 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 होता है, जी जी, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये वैसे ही रूल हो गया ना एक हाँ तरीके ये से। वैसे ही रूल है, लेकिन ये बूलियन के रूल है तो इनको हमें बूलियन की तरह समझना है। तो सही है देखिए, सर। थर्ड में आपने कहा कि a.0, अभी हमने जब a + 0 किया था बेटा, तो हमारा आंसर क्या आया था, a। ऐसा ही था ना रूल नंबर 1 में, यही बात यस थी। सर। लेकिन रूल नंबर 3 में क्या हो रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि इफ यू हैव a.0 इट्स मीन योर आंसर इज 0। क्लियर है बात यस या सर। नहीं? क्योंकि आप a को 1 लें या 0 लें, तो जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। जो फोर्थ लॉ सर है अगर बेटा, a.1 हो तो अब वहीं आ रहे हैं, जो फोर्थ लॉ है बेटा 0। वो कहता है कि a.1 जो है ना वो आपका a के बराबर है। ऐसा क्यों कहा है उसने? सर क्योंकि 1 × 1 जो होगा वो 1 ही होगा ना, जैसे यहाँ आप a × 1 कर रहे हैं तो a ही होगा। हाँ, और अगर 0 ले लूंगा तो भी 1 होगा। वाह, 0 हो जाएगा मतलब सर। क्या हो जाएगा, मतलब क्या 0 हो होगा। गया तुम लोगों को?
जीरो अभी से जीरो तबीयत खराब हो गई, अभी तो बहुत आसान वाला लॉ पढ़ रहे हो भाई। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र हुआ ना सर इसमें। आपने सिर्फ क्या देखना, ए की वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू होगी ना आपने वो लिख देनी, आपने अपना दिमाग नहीं चलाना। मैं अगर और आसान करके बताऊं, ए 1 होगा तो ए आंसर आएगा, ए 0 होगा तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये पहले 4 रूल है जो फंडामेंटल है। इन 4 रूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई इश्यू? नो सर फिलहाल। आगे चले। यस सर। चले सर। द फिफ्थ वन इज कि वो ये कह रहे हैं कि ए प्लस ए का जो आंसर होगा ना, ए प्लस ए का जो आंसर होगा ना बेटा वो ए ही होगा। दिस इज फिफ्थ लॉ। क्यों? देखिए बेटा, आप 1 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, सही है। 0 + 0 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ऐसा ही है ना। मैं पिटाई कर दूंगा अब तुम्हारी बिलाल। उन्होंने क्या कहा, ए लेना है, तो जो एक ए लोगे दूसरा बदल थोड़ी सकते हो, दोनों का सेम होना जरूरी है भाई। अगर 0 और 1 क्यों आएंगे, देखो ना, अगर ये ए है तो ये भी तो ए है। अगर ये 1 लोगे तो ये भी 1 लेना है, ये 0 लोगे तो ये भी 0 लेना है, सही है। इसमें वो वाली कहानी नहीं हो सकती कि सर 0। अगर जैसे यहाँ पे आपने पिछले रूल में कहा A+1, वहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ था तो उसका मतलब हम ए पे कुछ भी पुट कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे ए और ए दिया हुआ है तो हमें मतलब 2 नंबर सेम ही लेने पड़ेंगे। हाँ तो एक भाई, एक ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, सर अगर एक ए है। सर अगर ऐसे होता ना हाँ हाँ, सर अगर ऐसे होता कि A1 होता और A2 होता तो फिर हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते थे। फिर सोचा लेकिन जा यहाँ पे सकता था। तो यहाँ पे तो ऐसा हाँ है ही नहीं यहाँ कुछ। पे तो सिर्फ A का जिक्र किया गया तो फिर हाँ A की वैल्यू तो ठीक एक है, ही हो ये सकती है। फिफ्थ लॉ है। इसी तरह बेटा सिक्स होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू, आपके पास क्या रिजल्ट देता है वो, 1 देता है। ठीक है, ये सिक्स्थ लॉ है। आप देख लें बेटा, ए अगर 0 है तो ए बार क्या होगा, 1, सही है। ए अगर 1 है तो ए बार क्या होगा, 0। तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, 1। कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती इसकी। क्लियर है ये बात या नहीं? ये चीज समझ में आई? ये इसको इंडिकेट कर रही है। ए के ऊपर अगर बार लगाओगे तो सर तो मतलब उसका इनवर्स होगा इनवर्स है, कोई मतलब भी अगर नंबर। आपने ए को 1 ले लिया तो आप ए बार को 1 नहीं ले सकते, अब ए बार को 0 लेना पड़ेगा। अगर ए बार को सही 0 ले लिया तो ए बार को 1 लेना पड़ेगा। सही A का सही है कंप्लीमेंट सर। हो जाएगा ना सर। बिल्कुल। उलट हो जाएगी वैल्यू ना सर। हाँ बस, अगर इसको 1 लिया है तो ये 1 नहीं हो सकता, अब ये 0 होगा। अगर अगर इसको 0 ले लिया है तो अब ये 0 नहीं हो सकता, ये 1 होगा। ये है कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। क्लियर है ये ओके सर, चीज? हाँ समझ आया ये।